एसएससी सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, जल्द से जल्द जो है फॉर्म को फिलअप कर लें, टाइम वेस्ट ना करें और तैयारी में अच्छे से लग जाएं। पदों की संख्या जो है वो 17,000 प्लस है। ठीक है, एग्जाम आपका सितंबर अक्टूबर में होगा टीयर 1, और टीयर 2 जो होगा आप दिसंबर में होगा। ठीक है, मतलब ये मान के चलो आप कि 6 मंथ के अंदर आपको जो है जॉब लेने का पूरा आपको मौका है। ठीक है, तो उसको गंवाना नहीं है। ठीक है, तो आज से जो आपकी क्लास शुरू हो रही है वो सामान्य अध्ययन की रैपिड फायर फ्रीज होगी। टोटल आपकी जो जीएस या जीके की मैं बात करूं तो टीयर 1 में 25 इंटू 2 50 मार्क्स। ठीक है, और टीयर 2 में 25 इंटू 3 75 मार्क्स। ठीक है, डिसाइडिंग फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है। पहले ये चीज़ नहीं हुआ करती थी। ठीक है, पिछले कुछ सालों से ये चीज़ हुई है। ठीक है, तो जीए का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते और अच्छे से इसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो टोटल 3 क्लास चलेगी आपकी, 3 क्लासेस होंगी। एक आपका पॉइंटर फॉर्म में होगी, एक आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगी। ठीक है, और एक आपका होगा आपका जो है सामान्य ज्ञान जीके की क्लास। ठीक है, तीनों क्लास को अगर आप अटेंड करेंगे तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। साथ ही करंट अफेयर की जो वैल्यू एडेड क्लास होगी वो भी आपको मिल जाएगी, यानी पूरा सोल्यूशन आपका 25 इंटू 2 50 और 25 इंटू 3 मेन्स में आपका टीयर 2 में 75। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए आपको पूरे सब्जेक्ट है। हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, 1 2 3। फिर भारतीय राज व्यवस्था है, भूगोल है 2 पार्ट में, फिर अर्थव्यवस्था है। टोटल इस तरीके से आप देखेंगे तो कंप्यूटर से लेके सारे जो भी टॉपिक हैं 384 पेज में ठीक है खत्म हो जाएंगे आपके, और इसको बिल्कुल रट के घोट के पी जाइए। ठीक है, पूरा आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा भी जो मैंने बताई तीनों क्लासेस आप करेंगे तो उसमें अदर चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका है इतिहास, हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री का पॉइंट देखेंगे। ठीक है, प्रश्न यहाँ पे आया हुआ देख लीजिए आप। पाषाण काल, स्टोन एज से स्टार्ट करते हैं। भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है जो कि भारत के किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, देखिए सीजीएल टायर 2 2023 में आया हुआ है, तो इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं तो दिमाग में रखना है। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास के नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। तो पूछ सकता है भाई मिट्टी के बर्तनों का कब पता लगाया गया था, तो नवपाषाण काल हो जाएगा। इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जेई में पूछा हुआ है, सिलेक्शन पोस्ट में पूछा हुआ है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खुर के निशान, ठीक है, हुफ मार्क्स के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है। मैं गढ़ा। ठीक है, तो अगर ये चीज आपको इंग्लिश में भी क्लास मैं कोशिश करूंगा कि ये सारी क्लासें इंग्लिश में भी प्रोवाइड हो, इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोवाइड हो। ठीक है, बाकी पहले हिंदी में कंप्लीट करेंगे फिर इंग्लिश में देखेंगे। प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ यानी बहुत ही माइक्रो मतलब छोटा होता है। ठीक है, तो माइक्रोलिथ जो है छोटे आकार के क्या थे? पत्थर के औजार थे। भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है। तो पूरा पाषाण स्थल क्या नाम है इसका? हुनाशागी। ठीक है, फेल्ट एक नवपाषाण कालीन क्या था? फिल्ट एक उपकरण था। CELT फिल्ट क्या था? एक उपकरण था। प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहते थे? पूरा पाषाण काल। ठीक है, पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण कहां से मिले थे? बुर्जहोम से। आगे बढ़ते हैं। मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित थी? बलूचिस्तान में। पुरातात्विक स्थल इनाम गाम कहाँ स्थित था? महाराष्ट्र में। पुरातात्विक स्थल कोल्डिहवा ये कहाँ था? ये अपने उत्तर प्रदेश में था। प्राग ऐतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस, ठीक है, मानव की खोपड़ी पाई गई थी हथनोरा से। अगला है बुर्जहोम स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए थे। अगला है आपका जोरवे कल्चर, एक चारकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान में भारत के किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल कौन है? बुर्जहोम। तो ये देखिए सारे प्रश्न थे आए हुए लगातार आपके। ठीक है, सारे एग्जाम में। चैप्टर 2 में चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, का जो वह स्थल जहां पे बंदरगाह पाया गया था तो वो था आपका लोथल। ठीक है, 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों और ईंटें कौन सी इस्तेमाल होती थी? पकी हुई ईंटें। ठीक है, नालियां जो है पकी ईंटों से बनाई जाती थी। आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता
वह कौन सा स्थल है जहाँ पे द ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार था? वो है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल जो अफगानिस्तान में स्थित है उसका नाम है शोरतुगाई। क्या नाम है? शोरतुगाई। मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। मतलब पानी बह न सके, निकल न सके, उसके लिए क्या लगाया गया था? प्राकृतिक चारकोल लगाया गया था। ठीक है। लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा हिंदोस कहते थे। ठीक है। तो सिंधु नदी का नाम क्या था? जो ईरानी बताते हैं हिंदोस। दैमाबाद नामक प्राग ऐतिहासिक स्थल ये कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। धौलावीरा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का शहर है धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र में धातु मिली थी तांबा। कौन सी धातु मिली थी? तांबा मिली थी। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लग कहाँ से मिले थे? बनवाली से। ठीक है। तो अगर आप वन लगाओगे तो आपको पता है कि आपको हल चलाना पड़ेगा, मिट्टी जोतनी पड़ेगी। तो वहां से ट्रिक बना के बनवाली आप याद कर लोगे कि यहाँ से क्या मिली थी? खुदाई के टेराकोटा हल मॉडल मिला था। तो ट्रिक बना के भी याद करने का प्रयास करो, रटो, चाहे जैसे भी करके रटो। 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी RF बिफ्ट ने। किसने? RF बिफ्ट ने। धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय किस राज्य में है? गुजरात राज्य में। ठीक है। धौलावीरा और लोथल दोनों। ठीक है। लोथल से क्या मिला था? अभी बताया था मैंने वहां पे आपको। ठीक है। तो इस तरीके की चीजें रिकॉल करते रहो, कमेंट करते रहो। हड़प्पा स्थल कालीबंगा में हल रेखाओं फर्रो के निशान खोजे गए थे। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर कहाँ है? रंगपुर है गुजरात में। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक आंगन के आसपास बने होते थे। मतलब आंगन होता था, उसके आसपास क्या होते थे? ये आंगन हो गया, उसके आसपास क्या होते थे? कमरे बने होते थे। हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदियां पाई गई थी लोथल से। अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस घाटी, ठीक है, कि मेसोपोटामियाई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मेहुला कहते थे। क्या कहते थे? टिग्रिस घाटी के लोग जो है मेहुला कहते थे। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को 3 भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। राखी गढ़ी जो है आपका, यह स्थल कहाँ पर है? ये राखी गढ़ी हरियाणा में है। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की यानी डांसिंग गर्ल की सामग्री का उपयोग करके बनाया गया था। तो उसमें कांसा का प्रयोग हुआ था। ठीक है। जो डांसिंग गर्ल की मूर्ति आपको मिली है वो कांसे से बनी थी। सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दायमाबाद, ठीक है, किस नदी के तट पर है? प्रवरा नदी के। किस तट पर? प्रवरा के। दायमाबाद हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता कमेंट के बताओ कि किस राज्य में? अभी ऊपर बताया। ठीक है। रिवाइज करो, कमेंट करते रहो। सिंधु घाटी सभ्यता का रोपड़ स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है। ठीक है। रोपड़ कहाँ पे? ये भी कमेंट करो। राजस्थान राज्य में स्थित कालीबंगा एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है। हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा। सिंधु से पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 6वीं-5वीं शताब्दी BCE के पुराने फारसी शब्द हिंदू का उपयोग किया गया था। चैप्टर नंबर 3 देखेंगे, वैदिक सभ्यता, वैदिक कल्चर। भरत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। ऋग्वेद में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ठीक है। इसका उल्लेख कहाँ पर है? इसका उल्लेख ऋग्वेद में। लव युग को यह नाम दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों और हथियारों में मुख्य रूप से कांसा की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। ठीक है। तो ये कब होने लगा था? ये मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में। अगला है, ऋग्वेद में 10 राग युद्ध, 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख मिलता है। बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह कहाँ मिलेगा आपको? अथर्ववेद में मिलेगा। आर्यों की मुख्य प्रमुख सामाजिक इकाई क्या थी? जन थी। क्या थी? जन थी। उत्तर वैदिक काल में वैश्य वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था। नदी का प्राचीनतम नाम बिपाशा। किस नदी का नाम बिपाशा है? व्यास। तो वी से बिपाशा हो जाएगा और बी से व्यास। इस तरह के ट्रिक बना के याद करिए। वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अप्रवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? बितस्ता। जब मैं जीके वाली क्लास लूंगा तो उसमें सारी चीजें एक साथ आपको कमेंट करके मिल जाएंगी। ठीक है। और यहाँ पर PYQ में जो चीजें पूछी गई हैं उनको रटना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि संग्रह बहुत ज्यादा है क्वेश्चन का। ठीक है।
सामवेद, शाम का समय है तो शाम के समय लोग जनरली संगीत सुनना पसंद करते हैं। आप भी पार्क में जाते हो करते हो तो इस तरीके से याद कर लो। सामवेद क्या है? संगीत है। ऋग्वेद क्या है? सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद पुरुष सूक्त का एक मंत्र संग्रह सूक्त जो है सूक्त है। तो पुरुष सूक्त कहाँ है? ऋग्वेद में। सीधे याद करो। वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए गृहस्थ पद का प्रावधान किया गया था। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के शांख्य संप्रदाय से था। ऋग्वेद में 10 पुस्तकों मंडलों में विभाजित है। ऋग्वेद आपका कितने मंडल हैं? 10 मंडल। सीधा पूछा हुआ कई एग्जाम में। अगला है आयुर्वेद उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन। ये नदियां हैं व्यास और सतलुज। अथर्ववेद 20 खंडों का संग्रह है। अगला है रावि का ऋग्वैदिक नाम परुषणी है। वेदांगों के संदर्भ में अनुष्ठान को दर्शाता है कल्प। एक समय पर वैदिक सभ्यता में राजा को गोपति कहते थे जिसका अर्थ मवेशियों का स्वामी है। भारत में वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। चैप्टर नंबर अगला देखते हैं आपका महाजनपदों का उदय, इमर्जेंस ऑफ महाजनपदाज। मगध महाजनपद गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ था। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। राजगृह मगध महाजनपद की प्रथम राजधानी थी। ठीक है। मगध जो था प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया गया था। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में 16 महान शक्तियां महाजनपद अस्तित्व में थी। तो सीधा पूछा हुआ 2019 सीजीएल में कि कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। ठीक है। अब इनकी राजधानियां भी पूछता है तो इनको याद कर लीजिए। और पूछता है ये किस किस जो है क्षेत्र में आते हैं, किस राज्य में आते थे, ये भी पूछता है। तो ये सारे अच्छे प्रश्न हैं। जीके वाली क्लास में कंप्लीट ये चीजें लिस्ट आपको वहां पे मिल जाएगी। ठीक है। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। ठीक है। तो ये जो 16 महाजनपद है इसका उल्लेख कहाँ मिलता है ये भी पूछता है। तो ये अंगुत्तर निकाय में मिलता है। प्राचीन चंपा शहर को अंग महाजनपद की राजधानी जो है माना जाता। तो कैसे याद करोगे? चंपा जो है वो अंग से लगी हुई है। ठीक है। तो ये इस तरीके से याद हो जाएगी। अंग की राजधानी क्या हो जाएगी? चंपा हो जाएगी। अगला जो है टॉपिक चैप्टर है आपका मगध का उत्कर्ष, इमर्जेंस ऑफ मगध। मौर्य वंश ने नंद राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था। ठीक है। तो पहले नंद वंश था, उसके बाद मौर्य वंश आए थे। बिंबिसार ने अवंती राजवंश के राजा के उपचार के लिए राजवैद्य जीवक को भेजा था। तो पूछता है भाई जीवक कौन था? राजवैद्य था। मगध सम्राट बिंबिसार ने अंग को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया था। ठीक है। और अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। बिंबिसार हर्यक वंश का राजा था। तो यानी एक लिस्ट आपको मिल जाएगी कौन सा राजा है और किस वंश का है। ये आपका लूसेंट में भी मिलता है। लूसेंट के 50 वाले पार्ट में जाओगे तो लास्ट में चार्ट दिया हुआ, तो वहां पे रट डालो इसको। देखो प्रश्न उससे बन रहा है। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति बिंबिसार के दरबार में की गई थी। हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन था? बिंबिसार था। नंद वंश का अंतिम शासक था घननंद। मूवी में देखा होगा चंद्रगुप्त मौर्य को मारते हुए घननंद को। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु, ये बिंबिसार का पुत्र था। 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया था। अब आ गया आपका जैन धर्म। ठीक है। जैन धर्म, जैनों के अंतिम तीर्थकार कौन थे? वर्धमान महावीर। भगवान महावीर को मोक्ष स्थान पर प्राप्त हुआ था, पावापुरी में इनको मोक्ष प्राप्त हुआ था। ठीक है। वर्धमान महावीर ज्ञात्रिक या झात्रिक भी कहते हैं, क्षत्रिय वंश के प्रमुख के पुत्र थे। ठीक है। जैन धर्म में 24 तीर्थकार हुए हैं। तो सीधा पूछा हुआ है, MTF में था, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। SSC में कम चांस है। व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता था जैन समुदाय। सीपी में पूछा हुआ है। भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के बिहार राज्य में हुआ था। जैन धर्म से पहले तीर्थकार ऋषभदेव थे। ठीक है। तो पहले तीर्थकार कौन थे जैन धर्म के? वो ऋषभदेव थे। संथारा जो है ये जैन समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है। ठीक है। पूछ सकता है भाई सीधा, ये इंपॉर्टेंट है। प्रथम और चौथे जैन तीर्थकार के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र शहर का नाम क्या है? अयोध्या। जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। ठीक है। महावीर की शिक्षाएं जो लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी वर्तमान में उपस्थित हैं बल्लभी गुजरात में। तो जैन धर्म के ये सारे प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं। ठीक है। बौद्ध धर्म पे आते हैं।
महाप्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है, पूछा हुआ फीजियल फीचेफल फब में पूछा है। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप सांची स्तूप। ठीक है, बुद्ध ने बोध गया में एक पीपल पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की, जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद को अजात शत्रु द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश वैशाली में दिया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद पहली बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र शहर में आयोजित की गई थी। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में कनिष्क के शासन काल के दौरान विभाजित हुआ था। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवनी की मृत्यु घटना से संबंधित है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध बौद्ध धर्म से है। गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से सुत्त पिटक में पाए जाते हैं। कनिष्क के शासन काल के दौरान कश्मीर को चौथे बौद्ध परिषद के स्थल के रूप में चुना गया था। भारत के सारनाथ बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था। ठीक है, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहते हैं। पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र गोम्पा, ये किस राज्य में था? ये हिमाचल प्रदेश में था। बात करेंगे शैव या वैष्णव धर्म की। अगला है नटराज। नटराज एक ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में हिंदू भगवान शिव का चित्रण है, जो तांडव नामक अपने दिव्य नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। त्रिमूर्तियों में सृष्टिकर्ता देवता होने के बाद भी आजकल ब्रह्मा देवता की पूजा बहुत कम की जाती है। प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक नैनारों के नेतृत्व में हुआ, जो लकुलीश के भक्त थे, वो शिव। पशुपति संप्रदाय के प्रवर्तक सॉरी फॉर दैट प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में एक नैनारों के नेतृत्व में जो हुआ, शिव के भक्त थे वो। ठीक है, तो नैनार सीधे पूछता है किसके भक्त थे? शिव के। और पशुपति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? लकुलीश थे। ठीक है, याद करना है आपको, पशुपति संप्रदाय के प्रवर्तक लकुलीश। बात करेंगे मौर्य साम्राज्य की। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या के लिए जिम्मेदार पुष्यमित्र शुंग था। मौर्य सेना के प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी 30 सदस्यों को सौंपी गई थी। भारतीय समाज को 7 वर्गों में वर्गीकृत किया मेगास्थनीज ने। अशोक के अभिलेखों के अनुसार इंद्रप्रस्थ मगध साम्राज्य के एक प्रांतीय केंद्र नहीं था। ठीक है, अर्थशास्त्र ग्रंथ मौर्य साम्राज्य के काल के प्रशासनिक और सैन्य संगठन का सूक्ष्म विवरण देता है। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में आमत्य एक मंत्री और अधिकारी है। मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। सीजल में लगातार इस पर प्रश्न बनता है। अशोक मौर्य शासक ने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध लड़ना छोड़ दिया था। सेल्यूकस निकेटर जो था, ये मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने जो है इस सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घननंद को पराजित किया था। समाहर्ता नामक अधिकारी का कार्य क्या होता है? कर निर्धारण करना। ठीक है, समाहर्ता तो वहीं से याद आएगा, कर निर्धारण। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पहली बार ब्राह्मी लिपि को समझा था। ब्राह्मी लिपि सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है। भद्रथ मौर्य राजवंश का अंतिम शासक था। कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। अगला है मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं था, बिंबिसार। ठीक है, अगला है हर्यक वंश का था ये। चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। आगे देखते हैं। अशोक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर की सतहों पर अपने संदेश उत्कीर्ण किए थे। अगला है पुष्यमित्र शुंग। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज 1958 में की गई थी। अगला है आपका भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध सांची से है। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में नंदों के साम्राज्य को उखाड़ फेंका और 322 ईस्वी पूर्व में गौरवशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। गुजरात में सुदर्शन झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाई गई थी।
अशोक को आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जा सकता है, जिन्होंने कलिंग वर्तमान में तटीय उड़ीसा पर विजय प्राप्त की थी। देवनामप्रिय के नाम से जाना जाता था अशोक को। बात करेंगे पोस्ट मौर्यन अंपायर की। पुष्यमित्र, जो कि अंतिम मौर्य सम्राट बेहरत का सेनापति था, ने राजा की हत्या कर दी और नए राजवंश की स्थापना की। उस वंश था शुंग वंश। कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षण के रूप में प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति का भी आयोजन किया था, कनिष्क। अगला है निंगथौजा राजवंश द्वारा भारत के मणिपुर राज्य पर शासन किया गया था। ओडिशा में उदयगिर की पहाड़ियों में हाथी गुफा अभिलेख का उत्कीर्णन करवाया था खारवेल ने। ठीक है, ये लिस्ट पूरी मिल जाएगी। कौन सा अभिलेख कहाँ है? लूसेंट में मिल जाएगी, रेड बॉक्स में दी हुई है लाल कलर में। इसको रट लीजिए पूरा। विक्रम संवत आरंभ हुआ था 57 ईस्वी पूर्व में। अगला है गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ। अगला है आंध्र प्रदेश राज्य में गोट्टी प्रोलू नामक पुरातात्विक स्थल स्थित है, जो एक प्राचीन काल के समुद्री व्यापार केंद्र का प्रमाण प्रदान करता है। ठीक है, बात करेंगे विदेशी आक्रमण की। विदेशी आक्रमणकारी सेल्यूकस निकेटर ने अपने प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए थे। 130 से 150 ईस्वी में भारत में शासक था रुद्रदामन प्रथम। सिकंदर ने हाइडेस्फीज के युद्ध में पोरस को हराया था। प्रथम हूण आक्रमण कब हुआ था? 458 में। अगला है कनिष्क ने राजा हान हो ती से युद्ध किया, जो चीन के हान राजवंश के राजा थे, और द्वितीय प्रयास में उसे हराया था। तो इंपॉर्टेंट हो जाता भाई, कनिष्क है अपने यहाँ का और वो चीन के राजा को हरा रहा है। नाम क्या था राजा का? हान हो ती। यहाँ से उठा के उल्टा पूछ सकता है, कनिष्क ने किस राजा को हराया था? तो ये ऑप्शन में दे देगा। तो मतलब PYQ से प्रश्न घुमा के भी बनता है। गुप्त साम्राज्य। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी एक न्यूज में भी है, करंट अफेयर में भी है, तो घुमा के पूछ लेगा और 100% चांस है कि पूछा जाएगा इस बार। गुप्त साम्राज्य के प्रसिद्ध स्रोत प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद अष्टम अभिलेख के रूप में भी जाना जाता है। गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय चंद्रगुप्त वन को दिया जाता है। वाकाटक वंश का सीधा संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है। वाकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभवती गुप्त कुबेर नागा और चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। अगला है ताम्रलिप्ति। प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। सीधे पूछता है, बंदरगाह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। गुप्त शासकों के अधीन प्रशासन के संदर्भ में भुक्ति शब्द का अर्थ क्या था? एक प्रांत था भुक्ति। गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि क्या था? एक प्रशासनिक इकाई थी। गुप्त शासक चंद्रगुप्त वन ने लिच्छवी वंश की लड़की से विवाह किया था। 319 से 1550 ईस्वी के बीच गुप्त राजवंश ने भारत पर शासन किया था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था समुद्रगुप्त। गुप्त राजवंश का पहला शासक जिसे महाराज अधिराज की पदवी धारण की थी, जिसने चंद्रगुप्त ने। गुप्त शासकों ने हलिवकर नाम का जुर्माना लगाया था, जो हल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा भुगतान किए जाने पर एक हल कर था। तो नाम से पता चल रहा है भाई, हलिवकर मतलब हल कर। ठीक है, चीनी यात्री फुंग युन भारत आया था 518 ईस्वी में। 6ठी शताब्दी की शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन थे? फुंग युन। बात करेंगे पोस्ट गुप्ता एम्पायर की। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा की थी। भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी, हर्षचरित, हर्ष के कार्य, इसको किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखा है। राजा शशांक, जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, किस साम्राज्य के थे? वो गौड़ साम्राज्य के थे। चीनी तीर्थयात्री जो बौद्ध ग्रंथों की तलाश में भारत आया था, ह्वेनसांग। ठीक है, या ह्वेन तशांग। चालुक शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष क्या था? 618 ईस्वी। राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई राजवर्धन की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया था। बात करेंगे दक्षिण भारतीय राजवंशों की। प्रारंभ में राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्यों के अधीनस्थ थे। दक्षिण भारत के पांड्य वंश का प्रसिद्ध शासक नेंदुज चेलियन द्वितीय था। चोल राजा राज प्रथम गद्दी पर बैठा था 1985 ईस्वी में। 8वीं शताब्दी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रमुख दंतिदुर्ग ने अपने चालुक अधिपति का तख्ता पलट करके एक अनुष्ठान करवाया, जिसे शाब्दिक रूप से हिरण्य गर्भ कहा जाता है। चोल प्रशासन में सभा गांवों में सदन होती थी, जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी। मदुरई
शहर पांड्य राजाओं की राजधानी थी। सभा और उर्दू प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख चोल राजवंश में है। एहोल चालुक्यों की राजधानी थी। रविकीर्ति पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य शासन के दरबारी कवि थे। चोल वंश के शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाया पर आक्रमण किया। चोल साम्राज्य राजवंश की स्थापना विजयालया ने की थी। कवि बिल्हड़ ने उत्तरवर्ती चालुक्य शासक विक्रमादित्य 6 की जीवनी लिखी थी। विक्रमादित्य 6 जिनके दरबारी कवि बिल्हड़ ने उनकी जीवनी लिखी थी, चालुक्य राजवंश के शासक थे। चालुक्य राजवंश के वातापी में शासन किया और आधुनिक समय में कर्नाटक भारतीय राज्य में है। तो वातापी अगर देखा जाए आज की डेट में तो कर्नाटक में पड़ता। ठीक है, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ जिसका नेतृत्व बसवन्ना 1106 से 68 नामक एक ब्राह्मण ने किया, जो प्रारंभ में जैन मत को मानने वाले थे और चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। रानी रुद्रमा देवी का संबंध जो है काकतीय राजवंश से था। रानी रुद्रमा देवी काकतीय राजवंश की प्रसिद्ध शासक थी। 2 बार पूछा गया प्रश्न। बादामी चालुक्य राजवंश की सबसे पुरानी राजधानी थी। गौतमीपुत्र सातकर्णी 2वीं शताब्दी ईस्वी में सातवाहन साम्राज्य के महानायक शासक थे। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे पहला राजा राजेंद्र वन था। बात करेंगे सीमावर्ती राजवंश पाल, सेन, कश्मीर, कामरूप की। पूर्व मध्यकाल में कन्नौज पर नियंत्रण पाने के लिए एक प्रसिद्ध त्रिपक्षीय युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर प्रतिहार राजा महेंद्र पाल के दरबार में दरबारी कवि थे। सीजल में पूछा गया, अच्छा प्रश्न है इसी साल 2023 में। विश्वविद्यालय की स्थापना राजा धर्मपाल ने की थी विक्रमशिला की। ठीक है, तो विक्रमशिला किसने बनवाया था? धर्मपाल ने बनवाया था, रट लो। भारत के असम क्षेत्र का कामरूप का एक प्राचीन मंदिर है। तो कामरूप मंदिर कहाँ है? असम में। मंदिरों की लिस्ट आपको जीके वाली क्लास में मिलेगी। वर्मन राजवंश के भास्कर वर्मन ने कामरूप क्षेत्र पर शासन किया। 9वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। 2 बार पूछा, इंपॉर्टेंट है, घुमा के पूछा, कान इधर पकड़ो चाहे उधर पकड़ो। ठीक है, यही काम होता रहता है। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र बिहार राज्य में अवस्थित था। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। पाल गोपाल, ऐसे याद करो, पाल गोपाल। राजपूत काल खजुराहो के मंदिर चंदेल वंश के राजवंशों के दौरान बनाए गए थे। सबसे प्रसिद्ध चाहमान चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय थे, जिन्होंने 1192 में एक अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराया था। मध्य प्रदेश राज्य में 11वीं शताब्दी की भोजशाला की संरचना का निर्माण परमार राजवंश के संरक्षण में किया गया था। जयमाल और फत्ता वे योद्धा थे जिन्हें चित्तौड़ के किले की रक्षा करने का प्रभार सौंपा गया था। चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव ने कंदरिया महादेव का निर्माण करवाया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है। प्रतिहार राजवंश ने कन्नौज कान्यकुब्ज को अपनी राजधानी बनाया था। तो कन्नौज को कान्यकुब्ज भी कहते थे। जब हार निश्चित हो जाती थी तो राजपूत पुरुषों को फाका या फक नामक एक अनुष्ठान करना होता था, जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी, जिससे वे वापस नहीं आ सके। मिहिर भोज प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे। पृथ्वीराज चौहान ने संयुक्ता से विवाह किया था। वह उनके शत्रु जयचंद गहडवाल की बेटी थी। अगला है, पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर चौहान थे। 2 प्रमुख शहर दिल्ली तथा अजमेर चौहानों के नियंत्रण में थे। मोहम्मद गोरी 1191 में एक चौहान शासक ने हराया था। गोरी को चौहान ने हराया था, यानी मोहम्मद, देखा जाए तो पृथ्वीराज चौहान ने इनको हराया था। तो घुमा के देखो, कान पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से पकड़ता है। बात करेंगे प्राचीन भारतीय कला एवं साहित्य की, एंशिएंट इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। पहले बात होगी आर्किटेक्चर की, स्थापत्य कला की। गुप्त राजा कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। मंदिर वास्तुकला की नागर शैली उत्तर भारत में लोकप्रिय है। तमिलनाडु में स्थित बृहदेश्वर मंदिर की स्थापत्य शैली द्राविड़ है। पंचातायन शैली का स्थापत्य कला में 5 मंदिर होते हैं। ठीक है, एक बीच में होता है, बाकी ऐसे 4 होते हैं पंचातायन। ठीक है, अगला है नालंदा विश्वविद्यालय भारत के बिहार में स्थित है। भीतर गांव का ईंटों वाला मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। सांची स्तूप जो है मध्य प्रदेश में है। भारतीय राज्य बिहार बौद्ध गुफा मंदिरों का घर है, जिन्हें बराबर गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है। तो बराबर गुफाएं कहाँ है? बिहार में। तो बा से बराबर, बा से बिहार, ऐसे याद कर लो। अगला है कर्नाटक में स्थित रावणफाड़ी गुफा पूर्वकालीन चालुक्य शैली स्थापत्य का एक उदाहरण है।
जो अपनी विशिष्ट मूर्तिकला शैली के लिए जानी जाती है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। मंगलुरु स्थित मंदिर भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है। कादरी मंजुनाथ मंदिर उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला में शिखर, तत्व, गर्भगृह और अस्तंभित मंडपों के ऊपर अधिरचना या मीनार को दर्शाता है। अगला है होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण जो है काला शिफ्ट पत्थर से एक होयसाल राजा ने 1150 में करवाया था। देखो पत्थर भी पूछ लिया है। मौर्यों द्वारा नागार्जुन गुफाएं आजीवक संप्रदाय को दान दी गई थी। मौर्य स्तंभ सिर्फ सारनाथ में पाया गया था, जिसे सिंह सिर्फ लाइन कैपिटल के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर, ठीक है, दिलवाड़ा टेम्पल जैन मंदिर शैली टेम्पल आर्किटेक्चर का एक जीता जागता उदाहरण है। तो जो दिलवाड़ा मंदिर है माउंट आबू राजस्थान में, वो किससे संबंधित है? जैन धर्म से। तो सीधा प्रश्न दिमाग में रखना है। मध्य प्रदेश में बाघ नदी के तट पर स्थित बाघ गुफाएं, जिसमें 9 बौद्ध गुफाएं 6वीं शताब्दी में विकसित की गई थी। ठीक है, तो बाघ गुफाएं कहाँ हैं? ये है आपकी मध्य प्रदेश में, सीधा पूछ लेगा। श्री ब्रह्मापुरेश्वर मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। रामभर स्तूप वह स्थान जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बने ऊंचे द्वारों को गोपुरम कहा जाता था। भगवान शिव के 3 मुखों का प्रतिनिधित्व करने वाली 7 मीटर ऊंची मूर्ति सदाशिव एलिफेंटा गुफा में पाई जाती है। महाराष्ट्र जो है राज्य में अजंता गुफाएं हैं। हर्मिका जो है बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है हर्मिका। अगला है बाघ की गुफाएं, जो भारतीय शैल निर्माण स्थापत्य वास्तुकला रॉक कट आर्किटेक्चर का अद्भुत नमूना है, मध्य प्रदेश में स्थित है। होयसाल मंदिर जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। भीमा देवी को समर्पित चीन मंदिर पिंजौरा हरियाणा में स्थित है। भारत में चूना पत्थर की गुफा कहाँ है? कौन सी गुफा है? बोर्रा गुफा। प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला स्थित है कर्नाटक राज्य में। काकतीय राजवंश द्वारा बनवाया गया था गोलकोंडा किला। ठीक है, एलोरा गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है। अगला है कदांग मठ, ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। मठ का एक पूरा लिस्ट दिया हुआ है लूसेंट में, रेड बॉक्स, वहीं से आता है प्रश्न। 3वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच अवधि से संबंधित वह स्थान सांची है, जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूनों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है आपका फोडोंग मठ, कहाँ पर? ये सिक्किम में। प्रसिद्ध तवांग मठ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ये सारी जो लिस्ट है जीके वाली क्लास में आपको मिल जाएगी। अगर आपके पास लूसेंट है तो लूसेंट के में चार्ट दिया हुआ है, वहां से रट लो। एलोरा की गुफाओं में 34 मठ और मंदिर हैं। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर संबंधित है जैन धर्म से। कामाख्या मंदिर स्थित है गुवाहाटी में। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित हैं। नागर मंदिरों में आमतौर पर वास्तुकला की उत्तर भारतीय शैली होती है। गोवर्धन मठ स्थित है पुरी में। मशहूर लिंगराज मंदिर स्थित है भुवनेश्वर जिले में। अगला है आपका क्या नाम? घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है। लोकप्रिय शैल कार्तिक मूर्ति गंगावरण भारत के महाबलीपुरम स्थान पर पाई जाती है। राजरंपा एक शक्तिपीठ स्थल है तथा वहीं दामोदर और वेरा नदियों का संगम भी है। यह राज्य किस राज्य में है? ये झारखंड में है। प्राचीन भारत में गंधार शैली की कला को कुषाण वंश ने विकसित किया था। 3 विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल के शैलेखों से युक्त एक स्तंभ है इलाहाबाद प्रयागराज। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है? ये आपका ओडिशा में है। अगला है ओडिशा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था? नरसिंह देव ने बनवाया था। महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिर का प्रसिद्ध नाम क्या है? रथ। शिव गुफा स्थित है एलिफेंटा गुफाओं में। अगला है पडक्कल में स्थित स्मारकों का समूह कर्नाटक में है ये। ठीक है, पडक्कल। भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स जो है ये विंध्य रेंज की तलहटी में है। अगला है चंद्रगिर का किला 11वीं शताब्दी में बनाया गया एक ऐतिहासिक किला है जो आंध्र प्रदेश में है। द्रविड़ प्रसिद्ध के मंदिर के वास्तुकला का प्रतिनिधित्व विमान के द्वारा होता है। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई शहर में स्थित है। आगे देखते हैं कंबोडिया में स्थित अंगोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर बनवाया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने। दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर स्थित है बाफर में। उड़ीसा में जौगढ़ में जो है अशोक का शिला अभिलेख स्थल है। उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ हैं? ओडिशा में हैं। ठीक है, राज राजेश्वर मंदिर के पास चारुपल्लम
विलेज ऑफ एकलाइन स्थित है। राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा बनाया गया था कैलाश मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव वन के शासनकाल में बना था। तमिलनाडु में स्थित कपिलेश्वर मंदिर भारतीय देवता शिव को समर्पित है। अगला है निशुंभ सूदिनी मंदिर का देवी का मंदिर जो है ये चोल द्वारा बनवाया गया था। भारत के महाराष्ट्र राज्य में अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के चैतुरगढ़ किले में स्थित प्रसिद्ध और अद्भुत मंदिर का नाम क्या है? महिषासुर मर्दिनी मंदिर। विश्व प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर कहाँ है? इंडोनेशिया में है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो देखिए मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, इसकी लिस्ट आपको जीके क्लास में मिलेगी। बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर सभी कहाँ है? उड़ीसा में स्थित हैं। महाबलीपुरम में पंच रथों में से 4 रथ धर्मराज युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ, 5वें रथ का नाम क्या है? द्रौपदी रथ। ठीक है, धर्मराज रथ स्मारक स्थित है महाबलीपुरम में। रणकपुर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर एक जैन मंदिर है। कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है खजुराहो में। ठीक है, प्राचीन नीमा राणा बावड़ी राजस्थान के किस जिले में है? वो अलवर जिले में है। बात करेंगे प्राचीन कालीन साहित्य की, एंशिएंट पीरियड लिटरेचर की। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक रोमन लेखक वरिष्ठ प्लिनी द्वारा लिखी गई थी। प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथों में से एक मनुस्मृति संस्कृत में लिखा गया है। 12वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई पुस्तक राजतरंगिणी कश्मीर राज्य के इतिहास के बारे में है। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी जिसमें मौर्य राजवंश के शासन के समय के भारत का वर्णन है। दंत कथाओं के संग्रह पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की थी। पंपा द्वारा रचित ग्रंथ विक्रमार्जुन विजय की भाषा कन्नड़ है। मेघदूत की रचना की थी कालिदास ने। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज कितने वर्गों का उल्लेख होता है? भारतीय समाज में 7 वर्गों का। भरतनाट्यम में सैद्धांतिक नींव पाई गई है नाट्य शास्त्र की। हर्षवर्धन के दरबारी कवि हर्षचरित किसके लेखक थे? बाणभट्ट। जो हर्षचरित जो लिखी गई थी उसको बाणभट्ट ने लिखा था। अगला है 2 महाकाव्य रघुवंश और कुमार संभवम कालिदास द्वारा लिखी गई थी। कश्मीर के इतिहास का सबसे विस्तृत वर्णन राजतरंगिणी में ही मिलता है। कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम शकुंतला और राजा दुष्यंत के प्रेम की कथा है। राजतरंगी कृति है कल्हड़ की, कल्हड़ ने लिखी है राजतरंगिणी। रट डालो सारे लूफन में लिस्ट मिल जाएगी, बाकी जी की क्लास में लिस्ट मिलेगी। कल्हड़ एक लेखक थे जिन्होंने कश्मीर के राजाओं के बारे में एक संस्कृत कविता लिखी थी। अगला है आपका अफघोष दरबारी कवि थे कनिष्क के। संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी पुस्तक व्याकरण संबंधित है। मीमांसा सूत्र लिखा था जैमिनी ऋषि ने। सी यू की द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड का लेखक ह्वेनसांग था। ठीक है, तमिल परंपरा के अनुसार कवियों की सभाओं जिन्हें संगम नाम से जाना जाता है को आयोजित किया गया था मदुरई में। आमुक्त माल्यद का लेखन किया था कृष्णदेव राय ने। अल बरूनी की प्रसिद्ध कृति किताब उल हिंद एक रचना है अरबी भाषा में। अर्थशास्त्र लिखा था चाणक्य ने। अगला आपका है कटु सत्यता को दर्शाने वाला समाज नाटक मृच्छकटिकम मिट्टी की छोटी गाड़ी लिखा था शूद्रक ने। अगला है तमिल महाकाव्य शिलप्पीदिकारम का लेखक किसने किया था? इलिंगो अदिगल ने। इलिंगो अदिगल ने। ठीक है, बाणभट्ट द्वारा लिखी गई प्राचीन पुस्तक का नाम क्या है? कादम्बरी। बात करेंगे पेंटिंग चित्रकला की। प्रारंभिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में शब्द NBPW मिट्टी के बर्तनों का प्रकार है। 9वीं और 11वीं शताब्दी के बीच की अवधि के दौरान बंगाल से प्रचलित मूर्तिकला की शैली को कहते थे पाल शैली। पाल कहाँ की थी? बंगाल की। पाल बंगाल ऐसे याद करो। भारतीय और चीनी चित्रकारों द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए 5वीं और 10वीं शताब्दी के बीच तैलीय रंगों का इस्तेमाल किया गया था पश्चिम अफगानिस्तान में। अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्तिकलाओं संबंधित है जातक कथाओं से। ठीक है, विविध के प्रश्न देखेंगे। इसके बाद पहला प्रश्न देखते हैं। अरब यात्री सुलेमान भारत आया था 9वीं शताब्दी के मध्य में। धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा और न्याय के प्रशासन के लिए जिम्मेदार था क्षत्रिय वर्ण। हेमिस मठ के सबसे निकट है लेह। 8वीं का राज्य के रूप में संदर्भित था वन साम्राज्य। राजा अम्बी शासक थे तक्षशिला के। अगला छत्तीसगढ़ राज्य में भोरम देव मंदिर स्थित है जहां प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरम देव महोत्सव मनाया जाता है। मांडू को अपनी राजधानी बनाया था होफंग फा ने। भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्राचीन यात्रियों जैसे मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग, अल-बरूनी, इब्न बतूता आदि द्वारा भारतीय व्यापारियों के सक्रिय उद्यान के लिए नाम प्रयुक्त किया गया था स्वर्ण भूमि।
14वें दलाई लामा रहते हैं धर्मशाला में। 13वीं शताब्दी में भारत आने वाले यात्री मार्को पोलो जो इटली से आया था। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कणाद हैं। ठीक है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाले समय की गणना करने वाला प्रथम भारतीय खगोल शास्त्री भास्कराचार्य। प्राचीन भारत में बहुत लोकप्रिय खेल था शतरंज। दक्षिण भारत के कुछ अंश में भगवान विष्णु को भगवान वेंकटेश्वर के नाम में से भी जाना जाता है। पारसी नववर्ष को कहा जाता है नवरोज। कोलथुनाडु, वल्लुनाडु और थेक्कुमकुर भारत के केरल राज्य में प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य थे। प्राचीन भारत के राजाओं की प्रशंसा में रचित शिलालेखों को जाना जाता है प्रशस्ति अभिलेख के रूप में। प्रशस्ति का मतलब ही होता है किसी की प्रशंसा करना। हस्तिनापुर का लौह कानून स्थल भारत के वर्तमान राज्य उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसफी की स्थापना प्राचीन भारत में जैमिनी द्वारा की गई थी। ठीक है। तो ये एंशिएंट इंडिया के जितने भी प्रश्न अब तक आए थे वो आपके समाप्त हो चुके हैं। अगले क्लास में हम लोग मध्यकालीन इतिहास को देखेंगे।